हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम मनीष गोस्वामी है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, तो मैं आपके लिए क्लास 10th का हर एक चैप्टर, जैसे कि हमारा चैप्टर 1 और रियल नंबर से लेके पूरे जितने भी चैप्टर हैं अप टू द प्रोबेबिलिटी, मैं हर एक चैप्टर का एक एक दिन वीडियो बनाऊंगा अबाउट 30 to 35 मिनट का। और उसमें हम लोग बात करेंगे अपने पूरे चैप्टर का कि भाई एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या हमें तैयार करके जाना चाहिए, चीजों को रिवाइज करना, जैसे कि पीवाईक्यू आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या बन के आए थे, वो सारे डिस्कस हम करने वाले हैं। ये मेरा पहला वीडियो है, तो थोड़ा सा मैं नर्वस भी हूँ क्योंकि क्लास मेरा अलग मैटर रहता है, पर यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लास की तरह ही पढ़ाऊं। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अगर इस चीज को पढ़ेंगे, आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को देखते हैं, तो आप अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। आप थोड़ा सा भी रिवाइज करेंगे तो आपको बेटर ऑप्शन, बेटर रिजल्ट मिलने वाला है। तो हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं। भाई हम इसमें पढ़ेंगे क्या? इसमें हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझेंगे। फिर मास्टर nth टर्म एंड सम फार्मूलाज, यानी कि हम nth टर्म कैसे निकालते हैं और सम ऑफ एपी कैसे करते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। और लास्ट में करेंगे सॉल्व सीबीएसई एग्जाम क्वेश्चन, यानी जो भी सीबीएसई ने हमें प्रीवियस ईयर में दिए हैं उसके कुछ क्वेश्चन कराएंगे। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पहला दिन है, तो हो सकता है कि आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड ना कर पाऊँ, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर सकूं। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। पहली चीज है हमारी डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको पता होना चाहिए कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या है। जैसे कि आपको नाम सुन के लग रहा होगा प्रोग्रेशन चीजों को बढ़ने की बात कर रहा है, तो नॉट नेसेसरली टू बढ़ना ही है, घटना भी हो सकता है। मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई ना कोई चीज रखना ही प्रोग्रेशन कहलाता है। तो हमारे पास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो सीक्वेंस होता है नंबरों का, जो कि डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, यानी कि जिनके दो टर्म के जो डिफरेंस है वो कंटिन्यूअस सेम होंगे। और उसी कांस्टेंट टर्म को हम एक नाम देंगे जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। एग्जांपल समझते हैं कि क्या होता है एपी। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 3, फिर 5, फिर 7, 9, 11। यहाँ आप नोटिस करेंगे कि आप 3 और 5 का डिफरेंस करेंगे 2 पाएंगे, 7 और 5 का डिफरेंस करेंगे तो भी 2 पाएंगे, 9 7 का डिफरेंस करेंगे तब भी 2 पाएंगे, और 11 और 9 का डिफरेंस करेंगे तब भी 2 ही पाने वाले हैं। तो यहाँ देख के हमें लग रहा है कि भैया ये प्रोग्रेशन में जितने भी टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे बहुत सारे टर्म होंगे। तो ये जितने भी टर्म है उन सारे टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है, जो डिफरेंस हो रहा है सबके लिए, वो सेम आ रहा है। उसी को हम कॉमन डिफरेंस यानी कि एक लेटर से पहचानते हैं, जिसे हम डी कहते हैं। अच्छा, ये जो पहला टर्म है इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए हम फर्स्ट टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा ए हो गया फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, फिर जब भी डिफरेंस निकालना होगा किसी भी एपी का, अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दूंगा, या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटा दूंगा, या फोर्थ में से थर्ड घटा दूंगा, या फिफ्थ में से फोर्थ घटा दूंगा। यानी किसी भी सक्सीसिव टर्म में से उसके प्रीसीडिंग टर्म्स को घटा देंगे तो अपने आप जो रिजल्ट आएगा वो कॉमन डिफरेंस से होगा हमारा। एक बात नोटिस करना कि एपी होने के लिए सबका कॉमन डिफरेंस होना, सेम सेम होना कंपलसरी है, क्योंकि जब तक सेम कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा वो एपी नहीं कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये डी कैसे काम करता है, ये कंसेप्ट क्या है डी का? तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आता है, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म आता है वो ए होता है, और जो ये सेकेंड टर्म आता है, फिर ऐसे ही थर्ड टर्म आएगा, फोर्थ टर्म आएगा, ऐसे ही बहुत सारे टर्म आएंगे। तो आप नोटिस करेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है वो तो एज इट इज रहेगा। सेकेंड टर्म हमको कैसे मिलता है? तो जब सेकेंड टर्म में, सेकेंड टर्म पाने के लिए अगर हम फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस हो रहा है उसको ऐड कर दें, जैसे हम डी कह रहे हैं, तो अगर हम ऐड कर दें तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा। और यहीं पे थर्ड टर्म पाने के लिए इस डी का दुगना कर दें, डबल टाइम कर दें, तो मेरे पास थर्ड टर्म आ जाएगा। अगर मैं 3 टाइम कर दूं तो मुझे फोर्थ टर्म मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर मुझे कोई भी टर्म निकालना है, जैसे मान लो मुझे nवां टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है, तो अगर मुझे nth टर्म निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं ए रखूंगा, और साथ ही साथ यहाँ नोटिस करो, जब सेकेंड टर्म था तो मुझे डी बढ़ाना पड़ा है, थर्ड टर्म में 2d हुआ है, फोर्थ टर्म में तो 3d हुआ है, तो 5 में 4d होगा, सिक्स टर्म के लिए 5d होगा। यानी जो भी टर्म निकालना होगा उससे एक कम डी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा एन टर्म बोला है तो n-1 इंटू डी कर देंगे तो हमारा ए एन टर्म मिल जाएगा। और यही एपी का ए एन निकालने का फॉर्मूला होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं भाई साहब, अगर आपने एपी के चैप्टर में सिर्फ
ए और डी पर फोकस कर दिया, आपको ए पता हो गया, आपको डी पता हो गया, वो एपी का कोई क्वेश्चन पूछे, कोई टर्म निकालने को बोले, आप इजीली बता सकते हो कि भैया ये हमारे पास आता है आंसर। जैसे अभी तो फिलहाल जो मैं क्वेश्चन दिया था कि 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म, अगर मैं तुमसे कहता कि 6 टर्म बताओ, तो हम 11 में क्या करते हैं, वही 2 ऐड कर देते हैं, क्योंकि डिफरेंस सबका 2-2 है, तो 2-2 बढ़ाया जा रहा है, तो इसमें 2 बढ़ाते हैं तो 13 बढ़ जाता है, फिर 2 बढ़ाते हैं तो 15 बन जाता है, ऐसे ही हमारा टर्म बनते जाता है। तो ये तो अभी के लिए सही है, पर अगर मैं कहता कि भाई मुझे 25th टर्म बताओ, मुझे 29th टर्म बताओ, मुझे 120th टर्म बताओ, तो उस टाइम पे हम ऐसे लिखने तो नहीं जाते, तो हमें एक लॉजिक जो मिला था उसके हिसाब से अगर मुझे 20th टर्म निकालना होगा तो मैं A20 के लिए A प्लस 20 - 1 इंटू डी कर देंगे और वो मेरा 20th टर्म निकल जाएगा। ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है। अब आते हैं, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि फर्स्ट नंबर जो सीक्वेंस का होता है उसे ए कहते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस डी जिसे बोलते हैं, वो किसी भी सक्सीडिंग टर्म को उसके पिछले वाले टर्म से घटा के देखेंगे तो मेरा वो डी मिल जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। यानी A2 में से A1 घटा दो, चाहे A3 में से A2 घटा दो, चाहे A4 में से A3 घटा दो, A5 में से उसके पीछे वाला फोर्थ टर्म घटा दो, सातवें टर्म में से 6 वाला टर्म घटा दो, तो ये हमारे लिए कॉमन डिफरेंस का काम करता है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आपके पास यहाँ नेचुरल नंबर दिया गया है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, यहाँ फर्स्ट टर्म आपके पास 1 मिल जाएगा। कॉमन डिफरेंस के लिए आप जब भी डिफरेंस करेंगे किसी भी सक्सीडिंग टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म से, तो आपको कॉमन डिफरेंस 1 मिलेगा। तो ये नेचुरल नंबर भी आपका किस में है, एपी में है। इवन नंबर 2 4 6 8 10, डिफरेंस 2 का है, तो सारे टर्म जो है हमारे वो सेम डिफरेंस से बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये भी एपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म ये 2 होगा। और कॉमन डिफरेंस के लिए आप किसी भी टर्म में से उसके पीछे वाले टर्म को घटा लीजिए। ये सब आप चीजों को समझ रहे होंगे। ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ 5, जैसे 5 का मल्टीपल बोलेगा, 7 का मल्टीपल बोल सकता है, 9 का मल्टीपल बोल सकता है, तो वो भी एपी में ही होते हैं, क्योंकि उनका डिफरेंस जो होगा, किसी भी दो टर्म का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम सेम आने वाला है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि भैया वो किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल मैंने ऐसे लिया था ताकि आपको पता चल जाए, पर मुझे पता है कि आप ये चीजें समझ चुके हैं कि एपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, उसके और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपको क्या दिखाया गया, ये अर्थमेटिक जो हमें दिया गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला मैं यहाँ बताया था, जो कि क्या होता है आप सभी को पता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये a जो होता है वो मेरा फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है, और ये जो d है उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये आप चीजों को समझ चुके हैं, वही चीज स्लाइड में मैंने अच्छे से बताने के लिए आपको लिया था। अब एन का मतलब क्या होता है, ये सिंबल क्या होता है भैया, एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है nth टर्म ऑफ एपी। जैसे मैं बोलूंगा कि 20th टर्म निकालो, तो आप A20 लिखेंगे, तो इसका मतलब कि मैं A20 जो 20 प्लेस पे टर्म है, 20th प्लेस पे जो टर्म है उसकी वैल्यू की बात कर रहा हूं कि A20 क्या होने वाला है। अगर मैं A30 कहता हूं तो मैं तीसवें टर्म की बात करूंगा कि भैया उसके तीसवें टर्म की वैल्यू क्या है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट टर्म जिसे हम ए से दिखाते हैं, ये आप अच्छी तरह समझ गए हैं। एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स को बताता है कि भाई कितने टर्म्स है, किस टर्म की बात कर रहे हैं, वो बताने का काम ये एन करता है। डी अभी समझ चुके हो आप कि कॉमन डिफरेंस को हम डी कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब ये एसएन है, लेकिन एसएन से पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता सकूं, कुछ आपको यहाँ पे एक दो क्वेश्चन करा सकूं इससे रिलेटेड, तो करते हैं। ये आपको बता ही चुके हैं, हम ये बता चुके हैं, नहीं ये बताना है, तो यहाँ ऐड करते हैं और थोड़ा सा इस बारे में समझते हैं कि क्या होता है। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक सीक्वेंस है जो कि 6 9 12 15 ऐसे करते हुए जा रहे हैं, तो ये एपी है कि नहीं है, तो क्लियर एपी है भाई, क्योंकि पहला टर्म मेरा 6 है, सेकेंड टर्म 3 ज्यादा 9, 9 से 3 बढ़ाओ 12, 12 से 3 मोर करो 15, यानी जो डिफरेंस है वो 3 का है, तो सब सेम है और ये हमारा एपी कहला रहा है। तो जो मेरा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जिसे हम क्या बोलते हैं,
ए बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, तो वो 6 है। कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी कहते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, तो भाई किसी भी टर्म में से उसके प्रीवियस टर्म को घटा लो। लाइक मैं थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटा रहा हूँ, लोग सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म ही घटाते हैं मैक्सिमम, क्योंकि वो इजी पड़ता है। तो 9 में से 6 अगर आप घटाते हैं, 9 - 6 आप करते हैं तो आपको मिलेगा 3। ये आपके पास डी की वैल्यू आ गई। अगर आपको ए मिल गया, डी मिल गया, तो मान लीजिए मैं आपसे पूछूंगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 18th टर्म। तो 18th टर्म कैसे निकलेगा, ए 18 कर देंगे, और ए 18 का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस 18 - 1 इंटू डी। क्यों, क्योंकि भाई ए एन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो यही तो था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही हमारे पास था। तो ए एन की जगह 18 कर देंगे, और यहाँ ए प्लस 18 - 1 इंटू डी, क्योंकि मैं आपसे 18th टर्म पूछा हूं, यानी मेरे लिए जो एन है वो 18 है। अब मैं यहाँ वैल्यू रखूंगा और मुझे सारी वैल्यू मिल जाएंगी। मुझे क्या पता है, ए पता है जो कि 6 है, 6 है, 18 - 1 दैट इज 17 इंटू डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 3 है। तो भाई ये 6 51, और अगर दोनों को ऐड करते हैं तो 57, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि 18th प्लेस पे जो वैल्यू आएगी वो 57 आएगी। अब एक बात नोटिस करिएगा कि जो टर्म होते हैं ना, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं आते हैं, कभी माइनस में नहीं आता है। जो टर्म होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, भाई कहीं आपने सुना है कि मुझे 12.5वें टर्म पे बैठना है, ऐसा तो होता नहीं है भाई। कोई 12वें टर्म पे बैठेगा, कोई 13वें पोजीशन में बैठेगा। तो पोजीशन जो होता है, जो टर्म होता है, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आगे आपको हेल्प करेगा कि भाई क्वेश्चन भी आपसे पूछता है कि बताओ कि इसका ये टर्म है कि नहीं उस एपी का। तो अगर वो फ्रैक्शन में आ जाएगा तो भाई एपी में नहीं है वो। अगर वो नेचुरल नंबर देता तो हाँ ऑब्वियस सी बात है वो टर्म है। थोड़ा और आगे बात करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट बता दूं कि भाई इसमें और क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो अगर मैं बात करूं इसमें और क्या चीजें आ सकती हैं, तो क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछता है। जैसे आपसे पहले वो फाइंड एन टर्म निकालने को बोल सकता है, जो कि हम अभी सीखे हैं कैसे निकालेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। आपसे ये भी पूछ सकता है कि फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यानी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो कोई एपी देगा और आपसे कहेगा कि पहली बार जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो कौन से टर्म की होगी। तो वो हम यहाँ सीखेंगे कि फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होता है। ये भी पूछ सकता है कि फाइंड विच टर्म, फाइंड विच टर्म्स वैल्यू इज जीरो, यानी कौन सा टर्म है जिसकी वैल्यू जीरो है। या वो ये भी दे सकता है कि मुझे बताओ ये किस प्लेस पे आएगा, या किस वैल्यू जो है किस प्लेस पे ये वैल्यू वैलिड करता है। ये सारी चीजें आप हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन जो था हमारे पास, जैसे कि पुराना वाला, इसी में मैं आपको nth टर्म निकालने के लिए भी बता देता हूँ। अगर 18 टर्म निकालना है तो आप निकाल लिए। मैं आपको एक छोटा सा काम देता हूँ, ये आप जब सीख रहे होंगे उसी टाइम पे आप कोशिश करिए कि आप निकाल लीजिएगा। आप मुझे A21 टर्म की वैल्यू कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या आने वाला है। मैं आपको बताता हूँ कि an टर्म कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन का an टर्म कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला तो वही है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम a की वैल्यू रखेंगे 6, n माइनस वन, n हमारे पास क्या है भैया, तो हमें पता ही नहीं है, n टर्म ही तो निकालना है, और d की वैल्यू है 3 इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये हो गया 6, यहाँ हो गया 3 इंटू एन, 3n -3। अब 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 प्लस 3n, और ये हो गया हमारा द वैल्यू ऑफ nth टर्म। तो हमारा nth टर्म की वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस 3n आएगी। थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर मैं आपको एपी दे दूं कि 67, 63, 59, 55 करते करते एक एपी है, और कोई टर्म है जो कि 23 है, लास्ट टर्म जो हमको दिया गया वो 23 है। तो बोला गया कि ये एक एपी में है, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए गिवन एपी, यानी इस एपी में कितने टर्म्स हैं ये आपको बताना है। तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि भैया मेरे पास फर्स्ट टर्म है, मेरे पास कॉमन डिफरेंस है, और मेरे पास लास्ट टर्म है। तो मुझे बताना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो रहा है।
तो हम एज्यूम कर देते हैं कि लेट देयर आर एन टर्म्स, माना कि यहाँ पे जो है एन टर्म्स है, और अगर एन टर्म्स है तो जो लास्ट टर्म है वो आपका क्या है, वो आपका 23 है। तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म होगा ए एन वो 23 होने वाला है, 23 होने वाला है। फर्स्ट टर्म आपके पास 67 है, और कॉमन डिफरेंस के लिए सेम प्रोसेस 63 माइनस 67, किसी भी सक्सीडिंग टर्म में से उसके प्रीसीडिंग टर्म को घटा देंगे। तो यहाँ अगर मैं 63 में से 67 घटाऊं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा -4, यानी कॉमन डिफरेंस -4 आ गया। अब मैं जाता हूं सॉल्व करने के लिए, तो मुझे पता है ए एन का फॉर्मूला क्या है भैया, हम ए एन का फॉर्मूला रख देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज 23, उसकी वैल्यू वो ऑलरेडी बताया है। ए की वैल्यू 67 रख दो, एन पता नहीं है, डी की वैल्यू है 3 -4 उसे रख देते हैं, और इधर 23 ऑलरेडी दिया गया है। ये 67 को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो n माइनस वन इंटू -4 इक्वल टू, अगर आप 67 को इधर भेजेंगे तो 23 माइनस 67 होगा, और अगर आप घटाते हैं तो ये माइनस का 44 आने वाला है। तो n माइनस वन इंटू -4 इक्वल टू 44 है, माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 से 44 कितने बार में कटेगा, वो कट जाएगा 11 टाइम में। तो -1 को अगर इधर भेज देते हैं तो n की वैल्यू आ जाएगी 12, यानी कि देयर आर कितने टर्म है भाई टोटल, देयर आर टोटल 12 टर्म्स इन गिवन एपी, यानी जो एपी दिया गया है उसमें टोटल 12 टर्म ही प्रेजेंट है। तो मैं आपको एक चीज क्या बताया कि कोई भी टर्म कैसे निकालते हैं, आपने वो सीखा। दूसरा आपने क्या सीखा, दूसरा आपने सीखा कि किसी भी एपी का nth टर्म कैसे निकालते हैं, वो भी आपने सीख लिया। तीसरा मैंने आपको बताया कि किसी एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलते हैं, वो भी मैं आपको इसके जरिए बता चुका हूं कि भैया आपको एक एपी देगा, उसका लास्ट टर्म देगा, तो आप इस कंसेप्ट के साथ जाएंगे और उसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को भी आप बता सकते हैं। तो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन सा टॉपिक है जो कि इसमें आता है। तो मैं इसके 4th टाइप के क्वेश्चन बताता हूं जो कि एग्जाम में आता है। तो ये क्वेश्चन है मेरा जो हमसे पूछा जा सकता है, वो है कि विच टर्म ऑफ द एपी लाइक 52, 49, 46 इज अ फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा इस गिवन एपी का। तो भाई मुझे क्या दिया गया है, मुझे दिया गया है फर्स्ट टर्म, मुझे दिया गया है कॉमन डिफरेंस जो कि मैं निकाल लूंगा। मुझसे पूछा गया कि वो कौन सा टर्म होगा जो पहली बार निगेटिव होगा, कौन सा टर्म होगा जो पहली बार निगेटिव होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो भाई देखो बेसिक सी बात है, अगर मेरे पास कोई भी टर्म आता है, जैसे मैं लेता हूँ एक तो एग्जाम्पल कि 6 है, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर 0 आया, फिर -2 आया, क्योंकि डिफरेंस दो दो का करते हुए जा रहा है। भाई एपी है तो 6 में से 2 कम किए 4, 4 में से 2 कम किए 2, 2 में से 2 कम किए 0, 0 में से 2 कम किए तो -2। तो ये जो फिफ्थ टर्म है, ये जो फिफ्थ टर्म है, ये मेरा पहली बार फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो रहा है। तो जो भी मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर टर्म, डिक्रीजिंग ऑर्डर का एपी होगा, उसमें कोई ना कोई टर्म तो होगा जो पहली बार नेगेटिव होगा। तो सेम कंसेप्ट हम मानेंगे कि लेट एन इज द दैट टर्म, मान लेंगे कि भैया एन जो है वो वाला टर्म है, हम मानेंगे उसे। लेट एन या nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ऐसे ही बोल सकते हो, आपको कुछ मन करे तो कर लो। हालांकि आपके पास फर्स्ट टर्म है, वो आप देख लो कि आपके पास फर्स्ट टर्म है, आपके पास कॉमन डिफरेंस 49 माइनस 52, ठीक है, जो कि क्या आने वाला है भैया, तो यहाँ जब आप डिफरेंस करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा -3, ठीक है। आपके पास फर्स्ट टर्म मिल गया, आपके पास कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो अब करना क्या है, देखो जो भी मेरे पास टर्म आया होगा, जो भी मान लो 20वां टर्म, 25वां टर्म या 27 टर्म, जो भी टर्म मेरे पास आए कि ये निगेटिव टर्म है, उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से तो कम होगी। भाई जो टर्म वहां का होगा, मान लो मेरा जैसे वहां पे मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें जो फिफ्थ टर्म था वो निगेटिव था, यानी लेस देन 0 था, यानी जो A5 थी, A5 की वैल्यू थी वो लेस देन 0 थी, है ना, लेस देन 0 थी। तो अगर वो लेस देन 0 है तो हम मानेंगे फॉर नेगेटिव टर्म के लिए हमारे पास जो an होगा वो लेस देन 0 होगा। सिंपल सी बात है भैया, नेगेटिव टर्म के लिए मेरे पास जो an की वैल्यू होगी वो 0 से लेस देन होगी, है ना, सिंपल सी बात तो यही है। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन 0। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 52 है, 52 है, n माइनस वन रहने देते हैं, d की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 है,
माइनस का 3 लेस देन 0। अब आगे क्या करना है भैया, 52 को इधर ट्रांसपोज करिए, तो n माइनस 1 माइनस 3 लेस देन 52, इधर आके माइनस का 52 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे माइनस से माइनस काटना नहीं है भाई, पहले मैं बता देता हूँ, काटोगे नहीं। क्यों? इसका सिंपल सा रीजन है, ये इनइक्वालिटी इक्वालिटी नहीं है। अब क्या करते हैं, जैसे 6 और 4 में बड़ा कौन है, ऑब्वियस सी बात है 6 बड़ा है। और जैसे ही अगर ये -6 -4 हो गया तो अब कौन बड़ा है, तो -4 बड़ा है। तो जब भी हम साइन चेंज करते हैं इनइक्वालिटी में, जब भी साइन चेंज करते हैं तो इनइक्वालिटी भी चेंज होती है। तो इस कारण अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये n-1, अगर मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये तो 3 बन जाएगा। और जो इनइक्वालिटी था वो चेंज हो जाएगा और 52 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस का साइन हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया इसमें और इसमें, तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो गया। रीजन आपको मैं एग्जांपल के जरिए समझा चुका हूं। यहाँ 3 से काट दीजिए, कितने बार में कटेगा भाई, ये कट जाएगा 17 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 17.333 अबाउट ऐसे जाएगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सॉरी 1 मिनट। तो ये आपके पास आएगा 17 एंड 1/3। आप अगर 1 को इधर भेज देते हैं तो n की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 18 होल 1/3 हो जाएगा, क्योंकि मैं 1 जो है इधर ऐड कर दिया हूं। तो ये 17 हाफ 1/3 था, तो इधर +1 होके 18 1/3 हो जाएगा। अब बेसिक सी बात तो यही है कि जो मुझे टर्म दिया गया है वो वैल्यू 18 से बड़ी होनी, 18 एंड 1/3 से बड़ी होनी चाहिए। तो बेसिक बात है, ये तो कोई टर्म है नहीं, 18 और 18 पॉइंट समथिंग कोई टर्म नहीं होता है। मैंने आपको पहले बताया वो टर्म हमेशा कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर में होना चाहिए। तो ये तो कोई टर्म नहीं है, लेकिन 18 पॉइंट समथिंग से बड़ा टर्म कौन होगा, सिंपल सी बात है। वो उसके बाद डायरेक्ट कौन सा नेचुरल नंबर आने वाला है, 19 आने वाला है। तो जो मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 19। इट मीन्स कि 19th टर्म ऑफ गिवन एपी, उस एपी का एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, वो पहला नेगेटिव टर्म है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म, वो पहला नेगेटिव टर्म है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो मैंने आपको जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दिया, जैसे कि मैंने आपको टर्म निकालना सिखा दिया, मैंने एन टर्म निकालना सिखा दिया, मैंने आपको बताया कि भाई आप कैसे फर्स्ट नेगेटिव टर्म को पता कर सकते हैं कि पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होता है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे काउंट कर सकते हैं, कि भाई अगर आपसे पूछे कि कितने नंबर ऑफ टर्म यहाँ प्रेजेंट है तो वो भी आप इजिली बता सकते हैं। तो मैंने एपी में जो भी एपी का टर्म था, मतलब जो हमारा पहला टॉपिक होता है एपी में, उस टॉपिक में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने सारा चीज आपको रिकवर कर दिया कि भाई ये कवर हो गया है। कुछ ऐसा चीज नहीं है जो भी बचा हुआ है, इक्का दुक्का चीज बचा होगा जो कि मैं आपको पीवाईक्यू जब कराऊंगा तो उसमें आपको मैं बता दूंगा। अब हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट। भाई मैंने ये चीज आपको बता ही दिया, ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म बता दिया, फाइंड विच टर्म या विच वैल्यू विल बी 0, ये उसी तरह है जैसे कि ये किया गया है, ठीक है। अब हम आते हैं सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी। तो ये आज के लिए सिर्फ इतना ही वीडियो बनाते हैं। सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि काफी लेंथी वीडियो हो जाएगा और आपको पहले टॉपिक को समझने के बाद पहले टॉपिक का क्वेश्चन भी जितना हो सके आप क्वेश्चन करिएगा। आपको क्वेश्चन नहीं आएगा आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पक्का बताऊंगा हाँ ये टॉपिक ऐसे लगता है। आपको जो भी पीवाईक्यू होगा वो मैं कराऊंगा। थैंक यू, आज के लिए इतना बहुत है। फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन सम ऑफ टर्म ऑफ एपी के को लेके, और इसके बाद मैं आपको सारे चैप्टर एक दिन में रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि ये पहला दिन है तो थोड़ा सा चीजें सही वे में नहीं गई हैं। ट्राई किया गया कि सही वे में हो। भाई क्लास में मेरा जो भी रहता है वो काफी मैं इंप्रेसिव करता हूँ, पर क्लास से बाहर ऑनलाइन आना ये पहली बार किया हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। पर मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं कंटेंट अच्छा डिलीवर कर सकूं और मेरे अंदर जो थोड़ा बहुत ऑनलाइन को लेके थोड़ा सा डर है वो खत्म हो जाए। थैंक यू फॉर दैट। वी विल मीट यू अगेन टुमारो।